नमस्कार। आज हम इशू मैनेजमेंट की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं जी। और खास तौर पर मर्चेंट बैंकर की भूमिका, उनकी जिम्मेदारियां और जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, उस पर बात करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। और हमारी जो पूरी बातचीत है ये NISM सीरीज 9 के अध्याय 6 पर आधारित रहेगी। सोचिए कोई कंपनी IPO ला रही है या FPO, मतलब जनता से पैसा जुटा रही है। हम्म। तो ये पूरी प्रक्रिया ठीक से हो, निष्पक्ष हो, ये कौन देखता है? यहीं पर मर्चेंट बैंकर का रोल आता है ना। बिल्कुल। और सेबी के जो ICDR रेगुलेशंस है 2018 वाले, वो मर्चेंट बैंकरों के लिए कई जिम्मेदारियां तय करते हैं। अध्याय 6 इसी पर फोकस करता है। और ये नियम सिर्फ मतलब कंपनी के लिए नहीं है, निवेशकों का भरोसा, बाजार की इंटेग्रिटी, सबके लिए जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, क्या कोई भी जो इशू से जुड़ा है वो लोगों को लुभा सकता है शेयर खरीदने के लिए, कोई डिस्काउंट या गिफ्ट देकर? नहीं नहीं, अध्याय 6 में इस पर साफ मनाही है। कोई भी व्यक्ति जो इशू से जुड़ा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं दे सकता। अच्छा। किसी भी तरह का। हाँ, चाहे वो कैश हो, कोई सामान हो या कोई सर्विस। हाँ, अगर आपने कोई सर्विस दी है, उसकी फीस या कमीशन ले रहे हैं, वो अलग बात है, वो नियमों के दायरे में आता है, पर उसे इंसेंटिव या प्रलोभन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके। और आजकल तो इन्फॉर्मेशन हर जगह है, एडवर्टाइजिंग है, रिसर्च रिपोर्ट्स आती है, उन पर क्या नियंत्रण है? उनके लिए भी अध्याय 6 में नियम है, और शेड्यूल 9 में तो और भी डिटेल में गाइडलाइंस हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सख्त नियम है। जैसे कोई भी पब्लिक कम्युनिकेशन, एड या रिपोर्ट वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें साफ साफ बताना होगा कि हाँ, कंपनी इशू ला रही है और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट यहाँ मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, कोई ऐसी जानकारी नहीं दे सकते जो ऑफर डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। यानी सब कुछ ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। बिल्कुल। और हर विज्ञापन को पब्लिश करने से पहले लीड मैनेजर से अप्रूवल लेना जरूरी है। समझ गए, ताकि कोई गलत उम्मीदें ना बंधें। अच्छा, अब मान लीजिए इशू बंद हो गया, पैसे आ गए, क्या मर्चेंट बैंकर का काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि असली काम तो आप कह सकते हैं वहां भी जारी रहता है। अच्छा। हाँ, जो पोस्ट इशू लीड मर्चेंट बैंकर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अलॉटमेंट ठीक से देखें, रिफंड टाइम पर हो, डिस्पैच सही से हो, और सबसे जरूरी, निवेशकों की जो शिकायतें आती हैं उनका समाधान करना, उसको मॉनिटर करना। ओ, तो ग्रीवांस रिड्रेसल भी उनके जिम्मे है? हाँ, बहुत बड़ा पार्ट है ये। उन्हें रजिस्ट्रार और बाकी इंटरमीडियरीज के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है लगातार। और इशू के बाद कोई रिपोर्टिंग वगैरह भी होती है? जी हाँ, वो भी। पब्लिक इशू के केस में अलॉटमेंट फाइनल होने के 7 दिन के अंदर सेबी को एक पोस्ट इशू रिपोर्ट देनी होती है। अच्छा। साथ में एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है। हम्म। और इसके अलावा एक विज्ञापन भी देना पड़ता है बड़े अखबारों में, जिसमें बताना होता है कि अलॉटमेंट कैसे हुआ, रिफंड कब तक आएगा, लिस्टिंग कब होगी वगैरह। अच्छा, एक टर्म हम अक्सर सुनते हैं, प्रमोटर लॉक इन। ये क्या चीज है और क्यों है ये? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अध्याय 6 में भी इस पर जोर दिया गया है। जब कोई कंपनी IPO या FPO लाती है, तो उसके प्रमोटर्स को, मतलब जो कंपनी के मालिक हैं, उन्हें इशू साइज का या पोस्ट इशू कैपिटल का कम से कम 20% खुद लगाना पड़ता है। ओके, 20%। हाँ, मिनिमम। और ये जो उनका हिस्सा है और जो शेयर उनके पास इशू से पहले से थे, वो एक तय समय के लिए लॉक इन हो जाते हैं। लॉक इन मतलब वो उन शेयर्स को बेच नहीं सकते उस पीरियड में। अच्छा, क्यों? इसका क्या कारण है? इसका मकसद ये है कि प्रमोटर का अपनी कंपनी में भरोसा दिखे। ऐसा ना हो कि पैसा जुटाया और तुरंत अपने शेयर बेचकर निकल गए। इससे बाजार में स्टेबिलिटी रहती है। निवेशकों को भी भरोसा रहता है कि प्रमोटर लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े हुए हैं। ये बात तो सही है। तो ये लॉक इन कितने टाइम का होता है? नॉर्मली जो मिनिमम 20% वाला कंट्रीब्यूशन है, वो 18 महीने के लिए लॉक रहता है। 18 महीने? हाँ, लेकिन अगर इशू का पैसा किसी बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगना है, तो ये लॉक इन पीरियड 3 साल का हो जाता है। ओ, 3 साल। जी। और प्रमोटरों के अलावा जो दूसरे प्री इशू शेयर होल्डर्स हैं, उनके शेयर 6 महीने के लिए लॉक रहते हैं। समझ गई। अच्छा, इन सब के अलावा मर्चेंट बैंकर को और किन मोटी-मोटी बातों का ध्यान रखना होता है? ड्यू डिलिजेंस में और क्या आता है? देखिए, ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही है पूरी तरह से जांच पड़ताल करना। उन्हें यह पक्का करना होता है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी दी रही है वो बिल्कुल सही हो, पूरी हो और अपडेटेड हो। अपडेटेड मतलब जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। उन्हें यह भी वेरीफाई करना होता है कि प्रमोटर कौन है, प्रमोटर ग्रुप में कौन कौन है, ग्रुप की दूसरी कंपनियां कौन सी हैं, कोई लिटिगेशन, मतलब कोई कानूनी केस तो नहीं चल रहा कंपनी पर।
इन सब चीजों का सही सही खुलासा हुआ है या नहीं, इसके लिए वो लीगल एडवाइजर्स की मदद भी लेते हैं। ये प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की पहचान इतनी जरूरी क्यों होती है? क्योंकि इसी से पता चलता है कि कंपनी का असली कंट्रोल किसके पास है। प्रमोटर मोटा मोटी वो लोग या एंटिटीज हैं जो कंपनी को चलाते हैं या जिनके कहने पर बोर्ड काम करता है। प्रमोटर ग्रुप में प्रमोटर खुद, उनके करीबी रिश्तेदार, उनसे जुड़ी कंपनियां, ये सब आते हैं। रेगुलेशंस में इसकी पूरी परिभाषा दी हुई है। मर्चेंट बैंकर का काम है ये सब सही से पहचानना और डिस्क्लोज करवाना, ताकि निवेशकों को पूरी पारदर्शिता मिले। तो कुल मिला के देखें तो मर्चेंट बैंकर्स सिर्फ पैसा जुटाने में मदद नहीं कर रहे, वो तो एक तरह से नियमों के पालन, पारदर्शिता और निवेशकों के हितों के गार्डियन भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरह से वो इश्यू प्रोसेस के गेट कीपर हैं। रेगुलेटर के हाथ मजबूत करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो, ताकि पूरे बाजार का भरोसा बना रहे। आज की बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि मर्चेंट बैंकर्स के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए, ये जो इतने कड़े नियम हैं, इतनी प्रक्रियाएं हैं, क्या ये हमेशा सही संतुलन बना पाती हैं? मतलब एक तरफ नई कंपनियों के लिए पैसा जुटाना आसान बनाना है, दूसरी तरफ निवेशकों के हितों की रक्षा करनी है। कहीं ये प्रक्रिया इतनी जटिल तो नहीं हो जाती कि अच्छी कंपनियों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाए? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।